जय श्री राम साथियों। तो देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, डिप्लोमा का एक सब्जेक्ट है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका मैराथन कराने वाला हूं और यह वीडियो यदि लंबा होगा तो मैं 2 पार्ट में मैं करा दूंगा मैराथन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ करने से पहले यदि आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और जितना आप लोग देखते हैं उतना लाइक नहीं करते, बहुत कम लाइक रहता है, तो लाइक भी किया करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटाबेस को बनाने और संभालने के लिए किया जाता है। डीबीएमएस अपने उपयोगकर्ताओं और प्रोग्रामरों को एक व्यवस्थित तरीके के साथ डेटा को बनाने, संभालने और अपडेट करने की सुविधा प्रदान करता है। उदाहरण हैं इसके माई एसक्यूएल, पोस्टग्रे एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल ईटीसी। डेटाबेस इंटर रिलेटेड डाटा का एक कलेक्शन है। डेटाबेस जो होता है इंटर रिलेटेड डाटा का एक कलेक्शन होता है जो डाटा को कुशलतापूर्वक एक्सेस करने, इंसर्ट करने और डिलीट करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग टेबल, स्कीमा, व्यू और रिपोर्ट आदि के रूप में डेटा को व्यवस्थित करने के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए कॉलेज डेटाबेस एडमिन, स्टाफ, स्टूडेंट और फैकल्टी आदि के बारे में डाटा का आयोजन करता है। कॉलेज जो है वह डेटाबेस एडमिन, स्टाफ, स्टूडेंट और फैकल्टी आदि के बारे में डाटा का आयोजन करता है। यह एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह प्रोग्राम का पूरा कलेक्शन होता है जिसके द्वारा यूजर्स डेटाबेस को क्रिएट, डिलीट और मेंटेन करने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है। डेटाबेस का उपयोग करके आप जानकारी को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं और हटा सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किया जाता है। अगला है प्रश्न, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लाभ एवं हानियों का वर्णन। तो इसके लाभ और हानि का वर्णन करना है। तो लाभ देखिए, पहला है कंट्रोल्स डेटाबेस रिडंडेंसी। यह डेटा अतिरेक यानी कि रिडंडेंसी, यह डेटा रिडंडेंसी को नियंत्रित कर सकता है क्योंकि यह सभी डेटा को एक सिंगल डेटाबेस फाइल में स्टोर करता है और उस डाटा को डेटाबेस में रखा जाता है। दूसरा है डाटा शेयरिंग। ये सभी लाभ हैं इसके। डाटा शेयरिंग, डीबीएस में एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑथोराइज्ड उपयोगकर्ता के बीच डेटा साझा करना आसान है। अगला है इजी मेंटेनेंस। यह डेटाबेस सिस्टम के सेंट्रलाइज्ड नेचर के कारण आसानी से बनाए रखा जा सकता है। चौथा है रिड्यूस टाइम। यह डेवलपमेंट के समय और मेंटेनेंस की आवश्यकता को कम करता है। पांचवा है बैकअप। यह बैकअप और रिकवरी सब सिस्टम्स प्रदान करता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलर और रिस्टोर से डाटा को ऑटोमेटिक बैकअप बनाता है। छठवां एडवांटेज है मल्टीपल यूजर इंटरफेसेस। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एप्लीकेशन, प्रोग्राम इंटरफेस जैसे विभिन्न प्रकार के यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। और अगला है डाटा कंसिस्टेंसी यानी कि डाटा स्थिरता। डेटा रिडंडेंसी को नियंत्रित करके डाटा स्थिरता प्राप्त की जाती है। मतलब कि डेटाबेस में एक ही प्रकार के डेटा को बार बार जमा होने से रोका जाता है। अगला एडवांटेज है डेटा एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन डेटा। डीबीएमएस में डाटाबेस में डेटा तालिका यानी कि डेटा टेबल्स में संग्रहित होता है। एक डेटाबेस में एक से अधिक टेबल होते हैं और तालिकाओं के बीच रिश्तों को बनाया जाता है यानी कि रिलेशन को बनाया जा सकता है। इससे डेटा को पुनः प्राप्त करना और अपडेट करना आसान हो जाता है। डाटा सुरक्षा, डाटा सिक्योरिटी। डीबीएस में डाटा को पूरी तरह से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को ही यह सुनिश्चित करता है कि किस यूजर को डेटाबेस के कितने हिस्से पर एक्सेस देना है या नहीं देना है। इससे डेटाबेस की सिक्योरिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हानियाँ, तो इसे देखते हैं।
पहला है कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हाई स्पीड डाटा प्रोसेसर और बड़े मेमोरी साइज की आवश्यकता होती है। दूसरा है साइज। यह उन्हें एफिशिएंटली चलाने के लिए डिस्क और मेमोरी का एक बड़ा स्थान रखता है। अगला है कॉम्प्लेक्सिटी। डेटाबेस सिस्टम अतिरिक्त कॉम्प्लेक्सिटी और आवश्यकताओं को बनाता है। अगला है हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलर। विफलता डेटाबेस पर अत्यधिक प्रभाव डालती है, यानी कि फेलर डेटाबेस पर अधिक प्रभाव डालती है, क्योंकि अधिकांश संगठन में सभी डेटा एक ही डेटाबेस में संग्रहित होते हैं और यदि डेटाबेस बिजली की विफलता या डेटाबेस करप्शन के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है तो डाटा हमेशा के लिए खो सकता है। अब इसका अनुप्रयोग देखिए, कहाँ कहाँ अनुप्रयोग होता है इसमें। अब यहाँ पहले देख लीजिए कहाँ कहाँ इससे एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, बैंकिंग, एजुकेशन सेक्टर, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, सोशल मीडिया साइट्स, टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंस, ऑनलाइन शॉपिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग। तो इसे बारी बारी यहाँ बताया गया है। देखिए, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। रेलवे आरक्षण प्रणाली में टिकट बुकिंग के रिकॉर्ड या डेटा को संग्रहित करने के लिए डेटाबेस की आवश्यकता होती है। चूँकि डेटाबेस में डाटा स्टोर रहता है, तो इसलिए रेलवे आरक्षण प्रणाली में टिकट बुकिंग के रिकॉर्ड या डेटा को संग्रहित करने के लिए डेटाबेस की आवश्यकता होती है। ट्रेन के आगमन और प्रस्थान के बारे में स्थिति। इसके अलावा अगर ट्रेन लेट हो जाती है तो लोग डेटाबेस अपडेट के जरिए इसे जान पाते हैं। अगला है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं। एक रजिस्टर या कॉपी में सभी पुस्तकों के रिकॉर्ड को संग्रहित करना कठिन है, इसलिए डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली यानी कि डीबीएमएस का उपयोग पुस्तक के नाम, इशू की तारीख, पुस्तक की उपलब्धता और इसके लेखक से संबंधित सभी जानकारी को बनाए रखने के लिए किया जाता है। तीसरा, बैंकिंग। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का उपयोग डेटाबेस में ग्राहक को लेन देन सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। एजुकेशन सेक्टर। वर्तमान में कई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाती हैं। वे डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से सभी परीक्षा डेटा का प्रबंधन करते हैं। यह सुनिश्चित करें कि यह छात्र का पंजीकरण, विवरण, ग्रेड, पाठ्यक्रम शुल्क, उपस्थिति, परिणाम आदि सभी जानकारी डेटाबेस में संग्रहित हैं। अगला है क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली यानी डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग क्रेडिट कार्ड और मासिक विवरणों के निर्माण के लिए किया जाता है। अगला सोशल मीडिया साइट्स। हम सभी दोस्तों के साथ जुड़ने और दुनिया के साथ अपने विचार साझा करने के लिए सोशल मीडिया वेबसाइटों का उपयोग करते हैं। नित्य प्रति लाखों लोग इन सोशल मीडिया खातों से, जैसे कि पिंटरेस्ट, फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस के लिए साइन अप करते हैं। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली के उपयोग से उपयोगकर्ता को सभी जानकारी डेटाबेस में संग्रहित होती है और हम अन्य लोगों के साथ जुड़ने में सक्षम हो जाते हैं। टेलीकम्युनिकेशन। डीबीएमएस के बिना कोई भी दूरसंचार कंपनी सोच भी नहीं सकती। इन कंपनियों के लिए डेटाबेस में कॉल विवरण और मासिक पोस्ट पेड बिल स्टोर करने के लिए डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली आवश्यक है। फाइनेंस। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का उपयोग किसी डेटाबेस में स्टॉक और बॉन्ड जैसे वित्तीय साधनों को बिक्री, होल्डिंग और खरीद के बारे में जानकारी संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग में है। इन दिनों ऑनलाइन शॉपिंग एक बड़ा ट्रेंड बन गया है। कोई भी दुकान पर जाकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। हर कोई घर में ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील के माध्यम से खरीदारी करना चाहता है। इसलिए सभी उत्पादों को केवल डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली की मदद से बेचा और जोड़ा जाता है। चालान, बिल भुगतान, खरीद जानकारी इन सभी डीबीएमएस की मदद से किया जाता है। मतलब जैसे अमेजन में मूल्य दिए होते हैं और उसका मतलब वस्तु का फोटो दिया होता है, सभी डीबीएमएस में ही स्टोर होते हैं।
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बड़ी कंपनियों में कई श्रमिक या कर्मचारी काम करते हैं। वे डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली की सहायता से कर्मचारी के वेतन तथा कर के बारे में जानकारी संग्रहित करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण कंपनियां विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाती हैं और उन्हें दैनिक आधार पर बेचती हैं। अपने उत्पादों को जानकारी रखने के लिए, जैसे बिल, उत्पाद की खरीद, मात्रा, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, यह प्रणाली रेलवे आरक्षण प्रणाली के समान है। यह प्रणाली उड़ानों के लिए प्रस्थान, आगमन और विलंब की स्थिति के रिकॉर्ड के संग्रहित करने के लिए डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का भी उपयोग किया जाता है करती है। ये रहने दीजिए, चलिए ये भी कर लेते हैं, या फिर रहने दीजिए, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। अगला है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। में डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? विभिन्न लेवल की चित्रिका समझाइए। डेटाबेस सिस्टम कॉम्प्लेक्स डेटा संरचनाओं से बने होते हैं। डेटाबेस के साथ ही यूजर इंटरेक्शन को आसान बनाने के लिए डेवलपर उपयोगकर्ताओं से आंतरिक डिटेल को छिपाते हैं। उपयोगकर्ता से इरेलीवेंट डिटेल छिपाने की इस प्रक्रिया डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन यूजर से इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को छिपाने की एक प्रक्रिया है। डेटाबेस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को सिस्टम का एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रदान करता है। देखिए, यह व्यू लेवल है, लॉजिकल लेवल, फिजिकल लेवल, 3 लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ डेवलपर काम करता है। जो भी है, जैसे कोई फॉर्म भर रहे हैं लोग, तो सबमिट यदि करेंगे तो इसके पास आएगा वो डेटा किस फॉर्म में स्टोर होगा। यह मतलब एक कॉलम बना के उन्हें संग्रहित करता है, मतलब कॉलम बनाता है, उसमें रखता है और आगे भेज देता है स्टोर करने के लिए फिजिकल लेवल के पास, तब वो डेटाबेस में स्टोर कर देता है। वी हैव द 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के 3 लेवल हैं। फिजिकल लेवल, यह डाटा एब्स्ट्रैक्शन का निम्नतम स्तर है। यह बताता है कि डाटा वास्तव में डेटाबेस में कैसे संग्रहित किया जाता है। आप इस स्तर पर जटिल डेटा संरचना विवरण प्राप्त कर सकते हैं। इस लेवल पर सभी डाटा स्टोर करके रखे जाते हैं और उन सभी डाटा को विस्तृत जानकारी इस लेवल पर उपलब्ध रहती है। लॉजिकल लेवल, यह 3 स्तरीय डेटा एब्स्ट्रैक्शन आर्किटेक्चर का मध्य स्तर है। यह बताता है कि डेटाबेस से कौन सा डेटा संग्रहित है। नेक्स्ट हाईएस्ट लेवल पर एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब व्हाट डाटा आर स्टोर एंड व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग दोज डाटा। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर लेवल, व्यू लेवल में है। यह डाटा एब्स्ट्रैक्शन का उच्चतम स्तर है। यह स्तर डेटाबेस सिस्टम के साथ उपयोगकर्ता इंटरेक्शन का वर्णन करता है। हाईएस्ट लेवल पर एब्स्ट्रैक्शन उपयोगकर्ता के एक विशेष समूह के लिए डेटाबेस का केवल हिस्सा बताता है। एक डेटाबेस के कई अलग अलग व्यू हो सकते हैं। उदाहरण, मान लीजिए हम ग्राहक जानकारी को ग्राहक तालिका में संग्रहित कर रहे हैं। भौतिक स्तर पर इन अभिलेखों को मेमोरी में ब्लॉक के रूप में स्टोरेज किया जा सकता है। यह विवरण अक्सर प्रोग्रामर से छिपाते हैं। अगला देखते हैं, ये वाला मैं दूसरा दूंगा जिससे आपको समझ में आ सके। इसमें चलिए इसे भी यही देख लीजिए। डेटाबेस लैंग्वेज क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, पता के बारे में विस्तार से लिखिए। एक डीबीएमएस में डेटाबेस क्वेरीज और अपडेट को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लैंग्वेज और इंटरफेस डेटाबेस का भाषाओं का इस्तेमाल डेटाबेस में डाटा पढ़ने, स्टोर, अपडेट करने के लिए किया जाता है। एसक्यूएल स्टेटमेंट देख लीजिए। डीएमएल एक क्वेरी है। डॉल का क्वेरी डीसीएल का, और टीसीएल देखिए। डीडीएल का मतलब डाटा डिफरेंशियल लैंग्वेज है। इसका उपयोग डेटाबेस स्ट्रक्चर या पैटर्न को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। यह डेटाबेस में स्कीमा, टेबल, इंडेक्स, कॉन्स्टेंट्स आदि बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। डीडीएल स्टेटमेंट का उपयोग करके आप
डेटाबेस के स्केलेटन बना सकते हैं। डाटा डिफरेंस लैंग्वेज का मेटा डेटा की जानकारी को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तालिकाओं और स्कीमास की संख्या, उनके नाम, इंडेक्सेस, प्रत्येक तालिका में कॉलम, कंस्ट्रेंट्स आदि। हियर आर सम टास्क दैट कम अंडर डीडीएल। कौन कौन से टास्क होते हैं डीडीएल के अंदर, देखिए यही सब हैं। आगे देखते हैं। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीएमएल का डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसका उपयोग डेटाबेस में डाटा एक्सेस करने और मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। देखिए, डीएमएल का प्रयोग डेटाबेस में डाटा एक्सेस करने और मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। हियर आर सम टास्क दैट कम अंडर डीएमएल। डीएमएल के अंदर ये सभी टास्क होते हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा। डीसीएल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डीसीएल का मतलब डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसका उपयोग संग्रहित या सहेजे गए डाटा को पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। डीसीएल का एक्सिक्यूशन ट्रांजैक्शनल है, इसमें रोल बैक पैरामीटर भी हैं, लेकिन ओरेकल डेटाबेस में डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के एक्सेक्यूशन में रोलिंग सुविधा नहीं है। डीसीएल का टास्क देख लीजिए, यही सब है। ग्रांट रिवोक। टीसीएल डीएमएल स्टेटमेंट के द्वारा किए गए परिवर्तन को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। टीसीएल को एक लॉजिकल ट्रांजैक्शन में समूहीकृत किया जाता है। कमिट, यह डेटाबेस पर लेन देन को बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। रोल बैक, यह पिछले कमिट के बाद ओरिजिनल डेटाबेस को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डाटा इंडिपेंडेंस क्या है, एक प्रकार के होते हैं। यह इम्पोर्टेंट है। डाटा इंडिपेंडेंस यह इम्पोर्टेंट है, तो देखते हैं। डाटा इंडिपेंडेंस को 3 स्कीमा आर्किटेक्चर का उपयोग करके समझाया जा सकता है। डेटा इंडिपेंडेंस से तात्पर्य डेटाबेस सिस्टम के एक लेवल पर स्कीमा को संशोधित करने में सक्षम होना, उच्च स्तर पर स्कीमा को बदले बिना। मतलब यदि किसी स्कीमा में आप कुछ परिवर्तन कर रहे हैं और दूसरे स्कीमा का कोई प्रभाव न पड़ा, तो वही डाटा इंडिपेंडेंस कहलाता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। यह 2 प्रकार के होता है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस बाहरी स्कीमा को बदले बिना कंसेप्चुअल स्कीमा को बदलने में सक्षम होना विशेष संदर्भित करता है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का प्रयोग कंसेप्चुअल व्यू से बाहरी लेवल को अलग करने के लिए किया जाता है। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस का प्रयोग कंसेप्चुअल व्यू से बाहरी लेवल को अलग करने के लिए किया जाता है। यदि हम डाटा के कंसेप्चुअल व्यू में कोई भी परिवर्तन करते हैं, डाटा का यूजर व्यू प्रभावित नहीं होगा। मतलब लॉजिकल लेवल में यदि हम कोई कॉलम बढ़ा रहे हैं, कोई भी परिवर्तन कर रहे हैं, कॉलम रो बढ़ा रहे हैं, तो इस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस पर बिना कोई प्रभाव डाले ही इसमें वहाँ परिवर्तन हो जा रहा है, तो उसे डाटा इंडिपेंडेंस कहते हैं, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। अगला है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस को कंसेप्चुअल स्कीमा को बदले बिना इंटरनल स्कीमा को बदलने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यदि हम डेटाबेस सिस्टम सर्वर के स्टोरेज साइज में कोई भी परिवर्तन करते हैं, तो डेटाबेस की कंसेप्चुअल संरचना प्रभावित नहीं होगी। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस का उपयोग इंटरनल स्तर से कंसेप्चुअल स्तर को अलग करने के लिए किया जाता है। मतलब यदि हम फिजिकल लेवल में कुछ परिवर्तन करें और उसका प्रभाव लॉजिकल लेवल पर न पड़े, तो हम इसे फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। मतलब इसमें कुछ परिवर्तन कर रहे हैं और इस पर कुछ प्रभाव न पड़े, तो इस स्थिति में यही होगा। और यदि हम इसमें कुछ परिवर्तन करें और इस पर कुछ प्रभाव न पड़े, तो लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस होगा। इसे आप स्मरण रखेंगे। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस एवं लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में क्या अंतर है, यह एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, देखते हैं। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। यह मुख्य रूप से इस बारे में चिंता करता है कि डाटा को सिस्टम में कैसे स्टोर किया जाता है। यह मुख्य रूप से स्ट्रक्चर का या डाटा डेफिनेशन के चेंज के बारे में कंसर्न करता है। दूसरा है लॉजिक इंडिपेंडेंस की तुलना में इसे प्राप्त करना आसान है। फिजिकल इंडिपेंडेंस की तुलना में इसे प्राप्त करना मुश्किल है।
फिजिकल लेवल में चेंज करने के लिए हमें आमतौर पर एप्लीकेशन प्रोग्राम लेवल पर चेंज की आवश्यकता नहीं होती। लॉजिकल लेवल पर चेंज करने के लिए हमें एप्लीकेशन लेवल पर चेंज करने की आवश्यकता होती है। यह इंटरनल स्कीमा के बारे में बताता है। यह कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के बारे में बताता है। स्ट्रक्चर के बेहतर बनाने के लिए इंटरनल लेवल पर किसी बदलाव की आवश्यकता हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। और इसका होगा 5वां, जब डेटाबेस लॉजिकल स्ट्रक्चर बदलता है, लॉजिकल लेवल पर किया गया बदलाव महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण कंप्रेशन तकनीक में बदलाव, हार्सिंग एल्गोरिथम, स्टोरेज डिवाइस आदि। यहाँ लॉजिकल का है नए एट्रीब्यूट को ऐड, मॉडिफाई या डिलीट करना। डीबीएमएस के 4 घटक। डाटा, डेटाबेस में स्टोर होने वाले कोई नंबर, डेटाबेस में स्टोर होने वाले डाटा बेस में स्टोर होने वाला डाटा कोई नंबर, कैरेक्टर, डेट या कोई लॉजिकल वैल्यू हो सकता है। हार्डवेयर, कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस आदि। सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन प्रोग्राम आदि। यूजर, यहाँ पर इसके 3 प्रकार के यूजर हो सकते हैं। कौन कौन से? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस का डिजाइन और मेंटेनेंस का काम करता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर, ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम का निर्माण करता है जिससे डेटाबेस का उपयोग किया जा सके। एंड यूजर, जो अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम और एप्लीकेशन के माध्यम से डेटाबेस में से डेटा को एक्सेस करता है और इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब डीबी यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डीबी वह व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है जो डेटाबेस को संचालित करने के लिए आवश्यक सभी संसाधन उपलब्ध कराता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डेटाबेस को व्यवस्थित रूप से संचालित नियंत्रित करने की होती है। डीबी वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो संगठन के डेटा संबंधी निर्णय लेता है और इन निर्णयों को लागू करने हेतु आवश्यक तकनीक समर्थन प्रदान करता है। फंक्शन ऑफ डीबी यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के फंक्शन कौन से हैं? डिफाइनिंग कंसेप्चुअल स्कीमा, हमारे डेटाबेस का लॉजिकल डिजाइन होता है या डीबीए डिसाइड करता है, अर्थात टेबल में कौन सी प्राइमरी की होगी और कौन सी फॉरेन की होगी, यह सभी डिसीजन डाटा एडमिनिस्ट्रेशन करता है। फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, जब हमें कोई डेटाबेस क्रिएट करना है तो वो डेटाबेस फिजिकल स्टोरेज अर्थात कंप्यूटर के डिस्क में किस तरह स्टोर होगा, यह भी डीबीए डिसाइड करता है। सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी चेक्स, हमारे डेटाबेस के लिए कौन सा यूजर ऑथेंटिकेट है और डाटा को एक्सेस करने के लिए कौन सा यूजर ऑथोराइज्ड है, यह भी डीबीए बताता है। और डीबीए ही डेटा को इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। बैकअप एंड रिकवरी स्ट्रेटजी, जब हम कोई डेटाबेस में काम करते हैं तो संभवतः कभी ना कभी सिस्टम में फॉल्ट होता है तो उसे डाटा का बैकअप लेना चाहिए। तो बैकअप कब होगा, कितने इंटरवल के बाद होगा और हमारी फाइल में कहाँ होगा, यह सभी चीज़ें डीबीए डिसाइड करता है। यदि हमारा डेटाबेस करप्ट हो गया तो उसकी रिकवरी हम कैसे करेंगे, यह भी डीबीए डिसाइड करता है। ग्रेटिंग यूजर एक्सेस, हमारे डेटाबेस में जितने भी यूजर होते हैं उनके डेटाबेस का एक्सेस देना है, यह भी डीबीए डिसाइड करता है। डीबीए द्वारा यह निर्धारित करता है कि डेटाबेस में किस प्रकार जानकारियाँ रखी जाएंगी। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही यह निर्धारित करता है कि डेटा की मेमोरी में स्टोर करने के लिए किस प्रकार की संरचना बनाई जाएंगी। डीबीए कार्य कर रहे सभी यूजर को गतिविधियों का समय समय पर निरीक्षण करने का कार्य कराता है। डीबीए समय के अनुसार होने वाले परिवर्तन के लिए भी जिम्मेदार होता है। डाटाबेस पर कार्य कर रहे प्रत्येक यूजर के बीच सामंजस्य बनाने का कार्य भी डीबीए द्वारा किया जाता है। यह निर्धारित करता है कि यूजर कौन सा डाटा दिखाना है और कौन सा नहीं दिखाना है। अगला है डेटाबेस स्कीमा एंड इंस्टेंस, से क्या आशय है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। आगे देखते हैं।
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 3 लेवल आर्किटेक्चर को चिन्हित विस्तार से समझाइए। तो देखते हैं 3 स्कीमा आर्किटेक्चर को एनसी स्पार्क आर्किटेक्चर या 3 लेवल आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। यह फ्रेमवर्क एक स्पेसिफिक डेटाबेस सिस्टम को स्ट्रक्चर का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। 3 स्कीमा आर्किटेक्चर का उपयोग यूजर एप्लीकेशन और फिजिकल डेटाबेस को अलग करने के लिए किया जाता है। 3 स्कीमा आर्किटेक्चर में 3 लेवल हैं। यह डेटाबेस को 3 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर देता है। 3 लेवल हैं। एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल, इंटरनल स्कीमा। यूजर है एंड यूजर। एक्सटर्नल लेवल हाईएस्ट लेवल है, कंसेप्चुअल नेक्स्ट हाईएस्ट और लोवेस्ट है फिजिकल लेवल। तो स्मरण रखना है। यह डीबीएमएस आर्किटेक्चर को दिखाता है। मैपिंग का उपयोग आर्किटेक्चर के विभिन्न डेटाबेस लेवल के बीच रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बदलने के लिए किया जाता है। मैपिंग छोटे डीबीएमएस के लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि इसमें अधिक समय लगता है। एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग यह संपर्क को एक्सटर्नल लेवल में संकल्पनात्मक स्कीमा बदलने के लिए आवश्यक है। कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग डीबीएमएस रिक्वेस्ट को कॉन्सेप्चुअल इंटरनल लेवल में बदलता है। इंटरनल लेवल क्या है? इस लेवल में एक इंटरनल स्कीमा होता है जो डेटाबेस में फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर का वर्णन करता है। इंटरनल स्कीमा कोई फिजिकल स्कीमा के रूप में भी जाना जाता है। फिजिकल लेवल का उपयोग कॉम्प्लेक्स लो लेवल डाटा स्ट्रक्चर का विस्तार में वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस लेवल में स्पेस एलोकेशन डिसाइड करता है कि मतलब डाटा स्टोर करने के लिए कितना स्पेस यूज करना है। अगला फिजिकल स्टोरेज के लिए हम कौन सा फाइल सिस्टम यूज करना है, इसमें डिसाइड किया जाता है। डाटा को इंक्रिप्शन या कंप्रेशन को टेक्निक भी यही डिसाइड किया जाता है। रिकॉर्ड की प्लेसमेंट को भी यही डिसाइड करता है। कॉन्सेप्चुअल लेवल में अब क्या है? कॉन्सेप्चुअल लेवल। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा कॉन्सेप्चुअल लेवल पर एक डेटाबेस के डिजाइन का वर्णन करता है। कॉन्सेप्चुअल लेवल का लॉजिकल लेवल के रूप में भी जाना जाता है। यह स्कीमा पूरे डेटाबेस की संरचना का वर्णन करता है। कॉन्सेप्चुअल लेवल बताता है कि डेटाबेस में क्या डाटा स्टोर किया जाएगा और यह भी बताता है कि उन डाटा के बीच क्या संबंध हैं। कॉन्सेप्चुअल लेवल में इंटरनल डिटेल जैसे डाटा इम्प्लीमेंटेशन का स्ट्रक्चर छुपा होता है। प्रोग्रामर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इस तरह के लेवल पर काम कर रहे होते हैं। लॉजिकल लेवल में यह भी बता सकते हैं कि डेटा के कंसिस्टेंस क्या है। डाटा को सिमेंटिक इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल, हम एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का डाटा स्टोर कर रहे हैं तो हम डाटा स्टोर के साथ साथ उनके बीच के रिलेशनशिप को फाइंड कर सकते हैं। एक्सटर्नल लेवल पर एक डेटाबेस में कई स्कीमा होते हैं जिन्हें कभी कभी सब स्कीमा भी कहा जाता है। सभी स्कीमा उपयोग डेटाबेस के विभिन्न दृश्य को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। और यह भी इम्पोर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस वीएस आरडीबीएमएस, तो डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में डिफरेंस ज्ञात करना है। डीबीएमएस फाइल के रूप में डेटा को सेव करता है। The value table demonstrates the main difference between DBMS and RDBMS. DBMS फाइल के रूप में डेटा को सेव करता है। RDBMS डाटा के टेबल में सेव करता है। एक बार में केवल एक ही डेटा एलिमेंट का एक्सेस किया जाता है। एक साथ कई डेटा एलिमेंट का एक्सेस किया जा सकता है। एक डेटा एलिमेंट का दूसरे डेटा एलिमेंट के से कोई संबंध नहीं होता। इसमें डेटा टेबल के फॉर्म में सेव होता है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होता है। नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, नॉर्मलाइजेशन होता है। डीबीएमएस डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा को सपोर्ट नहीं करता। आरडीबीएमएस डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा को सपोर्ट करता है। यह डेटा को नेविगेशनल या हायरार्किकल फॉर्म में सेव करता है। यह डेटा को सेव करने के लिए टेबुलर फॉर्म का प्रयोग करता है। ये छोटे डेटा को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। यह बहुत ज़्यादा डेटा को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। डाटा रिडंडेंसी इसमें एक आम बात है और इसमें है कीज और इंडेक्स में डेटा रिडंडेंसी नहीं होता।
ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन से यूज होता है। ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन से यूज किया जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा डेटा को हैंडल करना होता है। सिंगल यूजर को सपोर्ट करता है या मल्टी यूजर को सपोर्ट करता है। बड़े डेटा को फैच करने में बहुत समय लगता है। इसमें डेटा फैचिंग डीबीएमएस की तेज होती है। डेटा मैनिपुलेशन के लिए लो सिक्योरिटी लेवल होता है। आरडीबीएस में मल्टीपल लेवल की सिक्योरिटी होती है। लो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल एक्सएमएल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ईटीसी। हायर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए माइस्क्वेल, फोस्टग्र, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, ईटीसी। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ओवरऑल स्ट्रक्चर का वर्णन करना है और यह महत्वपूर्ण है। मैं इसे छोटे में अगले वीडियो में इसे छोटे में बता दूंगा अच्छे से नोट्स से इन सब के बारे में। ये इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बनाना पड़ेगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इंटरनल, कंसेप्चुअल एवं एक्सटर्नल लेवल के मध्य संबंध को समझाइए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इस आर्किटेक्चर का सबसे नीचे का लेवल इंटरनल लेवल होते हैं। ये लेवल को फिजिकल लेवल भी कहते हैं। यह लेवल डेटा के वास्तविक रूप को दर्शाता है जो स्टोरेज मीडिया में स्टोर होता है। डीबीएमएस आर्किटेक्चर तीनों लेवल के मध्य इंटर रिलेशनशिप को निम्नलिखित चित्र मतलब इसमें दिखाया गया है। देखिए किस प्रकार ये रिलेशन रखते हैं, इसे स्मरण कर लीजिए। और यह भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट यह भी है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो डीबीएमएस डिजाइन इसकी आर्किटेक्चर पर निर्भर करता है। बेसिक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का उपयोग बड़ी संख्या में पीसीएस, वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर और अन्य कंपोनेंट से निपटने के लिए किया जाता है जो नेटवर्क के मध्य के साथ जुड़े होते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में कई पीसी और एक वर्क स्टेशन शामिल होते हैं जो नेटवर्क के माध्यम से जुड़े होते हैं। डीबीएमएस आर्किटेक्चर इस बात पर निर्भर करता है कि यूजर अपनी रिक्वेस्ट को प्राप्त करने के लिए डेटाबेस कैसे जुड़े हैं। टाइप ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर। डेटाबेस आर्किटेक्चर को एकल स्तरीय यानी सिंगल टायर या बहुस्तरीय मल्टी टायर के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन लॉजिकली डेटाबेस आर्किटेक्चर दो प्रकार के होते हैं, जैसे 2 टायर आर्किटेक्चर और 3 टायर आर्किटेक्चर। इस फिगर को स्मरण कर लीजिएगा। 1 टायर आर्किटेक्चर। इस आर्किटेक्चर में डेटाबेस सीधे यूजर के लिए उपलब्ध है। इसका अर्थ है कि यूजर सीधे डीबीएमएस का उपयोग कर सकता है। यहाँ किए गए चेंज सीधे डेटाबेस पर ही किए जाएंगे एंड यूजर के लिए हैंडी टूल प्रदान नहीं कर सकता। 1 टायर आर्किटेक्चर का उपयोग लोकल एप्लीकेशन के डेवलप करने के लिए किया जाता है, जहाँ प्रोग्रामर को सीधे क्विक रिस्पॉन्स के लिए डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, मतलब उसे प्रयोग करते हैं। जो भी हम बनाते हैं वह डेटाबेस में ही होता है, देख सकते हैं, आप बना भी सकते हैं। और 2 टायर आर्किटेक्चर बेसिक क्लाइंट सर्वर के समान है। 2 टायर आर्किटेक्चर में क्लाइंट एंड पर एप्लीकेशन सीधे सर्वर साइट पर डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस इंटरेक्शन के लिए एपीआई जैसे कि ओडीबीसी, जेडीबीसी का उपयोग किया जाता है। यूजर इंटरफेसेस और एप्लीकेशन प्रोग्राम क्लाइंट साइट पर चलाए जाते हैं। सर्वर साइड फंक्शनलिटीज को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार, जैसे कि क्वेरी प्रोसेसिंग और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। डीबीएमएस के साथ संवाद करने के लिए क्लाइंट साइट एप्लीकेशन सर्वर साइट के साथ एक कनेक्शन स्थापित करता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। यह 2 टायर आर्किटेक्चर का है और यह 3 टायर। और मैं इसके पश्चात जो वीडियो बनाऊंगा नोट्स के साथ, उसमें यह ऐसा नहीं एकदम सरल उसमें रहेगा।
थ्री टायर आर्किटेक्चर में क्लाइंट और सर्वर के बीच एक लेयर होता है। इस आर्किटेक्चर में क्लाइंट सर्वर से सीधे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। मतलब लेयर मतलब मान लीजिए क्लाइंट यूजर हो गया, सर्वर हो गया बैंक, और मध्य में एटीएम है। तो यही है, क्लाइंट एंड पर एक एप्लीकेशन सर्वर के साथ इंटरेक्ट करता है और यह एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है। एंड यूजर को एप्लीकेशन सर्वर से परे डेटाबेस के एक्सटेंस के बारे में कोई पता नहीं है। डेटाबेस में सब एप्लीकेशन से परे किसी भी अन्य यूजर के बारे में कोई जानकारी नहीं होता। थ्री टायर आर्किटेक्चर का उपयोग बड़े वेब एप्लीकेशन के मामले में किया जाता है। तो इतना स्मरण रखना है। और यह देखिए डेटा मॉडल अगला पार्ट है। डेटा मॉडल के विभिन्न प्रकार डेटा मॉडल और उनके लाभ हानि समझाइए, इतना बार आया है। डेटा मॉडल यह डिस्क्राइब करता है कि डेटा एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े रहते हैं एवं उनके मध्य में रिलेशनशिप कैसा है। डेटा मॉडल यह भी डिफाइन करता है कि किस प्रकार डेटाबेस को लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाया गया है। डेटाबेस मॉडल को डेटा ऑर्गेनाइज तरह से एश्योर करता है। डेटा मॉडल में लॉजिकल डिजाइन और फिजिकल डिजाइन दो भाग शामिल होते हैं। हम कह सकते हैं कि मॉडल्स जो होते हैं वो डिज़ाइन के आधार से ला होते हैं। जिस प्रकार इंजीनियर मकान को बनाने से पहले उसका मॉडल तैयार करता है, उस प्रकार डेटाबेस डिजाइनर डेटाबेस में डिज़ाइन को इम्प्रूव करने के लिए डेटा मैनेजमेंट मॉडल तैयार करता है। डेटा मॉडल का मुख्य उद्देश्य कॉन्सेप्ट को कम्युनिकेट और स्पेसिफाई करना है। टाइप ऑफ डाटा मॉडल, इसके प्रकार देखते हैं। टाइप ऑफ डाटा मॉडल प्रकार के होते हैं। डेटाबेस मॉडल भी हो कहते हैं। डाटा मॉडल प्रकार देखिए, इसे ऑब्जेक्ट और बेस्ड डाटा मॉडल, रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल, फिजिकल डाटा मॉडल, एंटिटी मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, रिलेशनशिप मॉडल, नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल। फिजिकल डाटा मॉडल में यूनिफाइंग मॉडल, फ्रेम मेमोरी मॉडल। तो देखते हैं हायरार्की मॉडल में, इस मॉडल में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। इस मॉडल में प्रत्येक एंटिटी के पास केवल एक पेरेंट होता है और बहुत सारे चिल्ड्रन होते हैं। इस मॉडल में केवल एक एंटिटी होती है जिसे हम रूट कहते हैं। इस मॉडल में डेटा को ट्री की तरह स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें केवल एक ही रूट होता है। इसमें डेटा को रिकॉर्ड की तरह स्टोर किया जाता है जो कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसे 1970 में प्रस्तावित किया गया था। इसे आप देखकर समझ लीजिए और इसके लाभ हानि। हायरार्किकल मॉडल का लाभ, ये डेटा शेयरिंग को प्रमोट करता है। इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है जिसके कारण इसके कंसेप्ट सरल होते हैं। ये डेटाबेस सिक्योरिटी प्रदान करता है। इसमें वन टू मैनी रिलेशनशिप होते हैं। डिसएडवांटेज है, यह फ्लेक्सिबल नहीं होता। इसमें डाटा डिफिनेशन तथा डाटा मैनिपुलेशन नहीं होता। इसमें कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिजिकल डाटा स्टोरेज की नॉलेज की ज़रूरत होती है। इसके स्टोरेज में बदलाव करने सभी प्रोग्राम में बदलाव करना पड़ता है। नेटवर्क मॉडल में देखिए, इस मॉडल में हायरार्किकल मॉडल का एक्सटेंशन है। नेटवर्क मॉडल में डाटा को ग्रुप में ऑर्गेनाइज किया जाता है और इनमें एक से ज़्यादा पेरेंट नोड हो सकते हैं। अर्थात इसमें एक से ज़्यादा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती हैं और इसमें कुछ एंटिटी अनेक पाथ में से एक्सेस कर सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस मॉडल में डेटा नेटवर्क के रूप में स्टोर और एक्सेस करते हैं। फिगर इसका यह है। नेटवर्क मॉडल का प्रयोग पहले सबसे ज़्यादा किया जाता था जब तक कि रिलेशनशिप मॉडल प्रस्तावित नहीं हुआ था। ये मॉडल एक ग्राफ के रूप में होता है। आवश्यकता अनुसार इन रिलेशन को वन टू मैनी अथवा वन टू वन रिलेशन भी कहते हैं। एडवांटेज है इससे इसके कंसेप्ट जो हैं वे हायरार्किकल मॉडल की जितने सरल हैं। इसमें एक से ज़्यादा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होते हैं। इसमें डाटा आसानी से एक्सेस किए जा सकते हैं। यह डाटा इंटीग्रिटी प्रदान करता है। इसमें डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी DDL तथा डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी DML होती है। डिसएडवांटेज है, इस डेटाबेस स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि इसमें सभी रिकॉर्ड को पॉइंटर का प्रयोग करते हैं मेंटेन किया जाता है। इसमें स्ट्रक्चर में चेंज करने में सभी प्रोग्राम में चेंज करना पड़ता है। रिलेशन मॉडल में देखते हैं, रिलेशन मॉडल में है। इसमें इस मॉडल में डाटा को रिलेशन अर्थात टेबल में स्टोर किया जाता है तथा प्रत्येक रिलेशन में रो तथा कॉलम होते हैं। रिलेशन मॉडल टेबल का एक समूह होता है जिसमें टेबल तथा रिलेशनशिप को
स्पेसिफाई किया जाता है। इसमें डेटा को 2 डायमेंशनल टेबल में स्टोर किया जाता है। टेबल को रिलेशनशिप भी कहते हैं और प्रत्येक टेबल को रो के टोपल कहते हैं। टोपल एंटिटी की प्रस्तुत करता है तथा टेबल के कॉलम को एट्रीब्यूट प्रमुख करते हैं। रिलेशन मॉडल को 1969 में ईएब कोड द्वारा प्रस्तावित किया था, तब इस मॉडल सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आप इन सबको स्मरण करिए। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सभी ये सभी भी ये भी मुख्य है। ईआर मॉडल क्या है, डेटाबेस में यह किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, इसके लाभ एवं हानि। तो देखिए, ईआर मॉडल एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है या एक हाई लेवल मॉडल है। इस मॉडल का उपयोग किसी स्पेसिफिक सिस्टम के लिए डेटा एलिमेंट और रिलेशनशिप को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल किसी संस्थान या बिजनेस समूह के डाटा का विशिष्ट लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन होता है। एक ईआर मॉडल का आमतौर पर एंटिटी रिलेशनशिप के रूप में व्यक्त किया जाता है। ईआर मॉडल का ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण यह होता है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल रियल वर्ल्ड डेटा के नियमों पर आधारित होता है, जो बेसिक ऑब्जेक्ट सेट जिन्हें एंटिटी कहते हैं और इन ऑब्जेक्ट के संबंधों से निर्मित होता है। मतलब ये सब पढ़ लीजिएगा। इसके लाभ हानि। एडवांटेज है ईआर मॉडल के। कंसेप्चुअली इट इज़ वेरी सिंपल। ईआर मॉडल बहुत सरल है। यदि हम एंटिटी और एट्रीब्यूट के मध्य रिलेशन जानते हैं तो आसानी से ईआर मॉडल डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। बेटर विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ईआर मॉडल डेटाबेस के किसी भी लॉजिकल स्ट्रक्चर एक आरेखीय प्रदर्शन है। ईआर मॉडल डायग्राम को देखकर हम एंटिटीज और रिलेशन के बीच रिलेशन के आसानी समझ सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल। यह डेटाबेस डिजाइन के लिए एक प्रभावी कम्युनिकेट टूल है। हाईली इंटीग्रेटेड विथ रिलेशन मॉडल। ईआर मॉडल को आसानी से तालिकाओं में परिवर्तित किया जा सकता है। ईजी कन्वर्जेशन टू एनी डाटा मॉडल। ईआर मॉडल को अन्य डेटा मॉडल जैसे कि हायरार्किकल डाटा मॉडल, नेटवर्क डाटा मॉडल आसानी से परिवर्तित कर सकता है। तो इन सबको स्मरण रखना है। इसके डिसएडवांटेज भी देख लीजिए, ये सब याद कर लीजिएगा। ईआर डायग्राम नोटेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक एंटिटी है, रिप्रेजेंट, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप, लिंक, मल्टीवैल्यूड, एट्रीब्यूट है, रिप्रेजेंट टूल, पार्टिसिपेशन ऑफ एंटिटी। मतलब ये सब स्मरण कर लीजिएगा। ये भी एंटिटी एवं एट्रीब्यूट समझाए, दोनों के मध्य क्या संबंध है। नॉन के एट्रीब्यूट की व्याख्या कीजिए, इम्पोर्टेंट है ये भी। हाँ, यह भी एकदम इम्पोर्टेंट है। एट्रीब्यूट क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ईआर मॉडल होने वाले प्रयोग विस्तार से लिखिए, तो इसे भी स्मरण कर लेना है। आगे देखते हैं। और यहाँ इसके प्रकार एट्रीब्यूट के, नॉन एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट, इन सभी रिलेशनशिप। ईआर मॉडल एंटिटी के मध्य संबंध प्रदर्शित करने है, तो रिलेशनशिप का व्याख्या कीजिए। कितने प्रकार होते हैं विस्तार से लिखिए, तो इसे स्मरण करना है। कंपोजिट की, सरवन की, यूनिक की, यहाँ प्राइमरी की, फॉरेगन की में अंतर देख लीजिए। ये सब संबंध परक मॉडल, इन सबको स्मरण करना है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल में से ज्वाइन हो जाइएगा। मैं उसमें यह पीडीएफ डाल दूँगा। ये ज़्यादा है अभी, तो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है वीडियो, तो आप वहाँ से देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। तो यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब कर दें। देखिए, यहाँ देखिए, यह भी इम्पोर्टेंट है।
बाइक और नॉर्मल फॉर्म और ये सब नॉर्मलाइजेशन वाला फॉर एनएफ की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। फॉर नॉर्मलाइजेशन वाले सब है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय श्री राम।